हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप कल जानते हैं कि हमने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में वीडियो बनाया था और हमने बताया था कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। चार्ज ऑलवेज बी कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। विदाउट मास चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट, है ना, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। आज हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 पढ़ा भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर नाम का चैप्टर है। जब उसमें न्यूमेरिकल लगाते हैं तो न्यूमेरिकल लगाते समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो कैपेसिटर के सवाल होते हैं जिसमें कैपेसिटेंस लगा होता है 1 μF 2 μF 3 μF, वो अगर अनबैलेंस्ड रहता है तो उसको जो है सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लेकिन आज जो है एक ऐसी ट्रिक हम बताएंगे, अगर उस ट्रिक को समझ लेंगे तो वो सवाल चुटकियों में हल होंगे। अगर लास्ट में पूरे वीडियो तक देखेंगे तो ये बात को कंफर्म कर लीजिएगा कि आपसे अनबैलेंस वाले सवाल कभी भी ऐसा ना होगा कि सवाल छूट जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा ये है कि ट्रिक टू सॉल्व अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर। मतलब जैसा चैप्टर नंबर 3 में होता है ना, रजिस्टर के अंदर के हमें 4 रेजिस्टेंस का ब्रांच दिया जाता है और उसके अंदर क्या होता है कि हमको जो है व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा सवाल होता है उसको हल करना होता है। ठीक है, वैसे ही कैपेसिटर के अंदर भी सवाल होता है, तो उसको हम लोग जैसे नॉर्मल मेथड से हल करते हैं कि उसको चार्ज निकालेंगे, उसके बाद पोटेंशियल मेथड से हल करेंगे। बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से ना जा करके सिंपल प्रोसेस हम बताने जा रहे हैं। तो हेडिंग बना लीजिएगा, ट्रिक टू सॉल्व अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को हटा रहे हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसका नाम है स्टार डेल्टा मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत लोग ये कहेंगे कि ये सब सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं, देखिए सवाल हल करने का कोई प्रोसेस नहीं होता है। सवाल आपको जिस तरीके से आए, जिस तरह से इजी मेथड से आए उससे हल करिए। बहुत टीचर कहेंगे आपके सिलेबस में नहीं है। अगर सिलेबस में नहीं, फिर मतलब हल क्यों नहीं करवा रहे हैं, पहले समझिए बात को। ठीक है, तो स्टार डेल्टा मेथड इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा सवाल अनबैलेंस्ड वाला होगा, समझिएगा ध्यान से, जो भी क्वेश्चन अनबैलेंस्ड का होगा, मतलब जो बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस समझते हैं ना, P/Q बराबर R/S, जिसमें क्या होता है 4 रेजिस्टेंस लगा होता है और उसमें हमको बैलेंस करना होता है। ठीक है, अगर बैलेंस होगा तो बहुत मतलब आसानी सवाल हो जाएगा। बैलेंस नहीं होगा तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड है और उसमें थोड़ा सवाल में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, तो आज हम अनबैलेंस सवालों को देखिए कितनी आसानी से हल करने जा रहे हैं। इसका नाम ही है स्टार डेल्टा मेथड। ठीक है, तो आपके सवालों में स्टार लग जाएगा, मतलब कहने की ये है कि सवाल बहुत ईजी तरीके से हल होंगे। इसको हटा रही रेस कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए इसमें क्या होता है, देखो स्टार डेल्टा मेथड में ऐसा अगर आपको ट्रेंगल जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखे तो इसको हम लोग ऐसा डेल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं? ऐसा डेल्टा मानते हैं। और इसको हम लोग एज अ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा 3 लाइन एज अ स्टार स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसका दोनों तरीका, अगर आप लोग आज कैपेसिटर का सीख जाएंगे, हो सकता है हम शाम तक वीडियो बना करके आपको रेजिस्टेंस का भी दे देंगे। इससे आपका 2 फायदा होगा। जब कभी भी जैसे एक सवाल है बहुत ही फेमस एनसीईआरटी किताब में चैप्टर नंबर 3.9 करके सवाल है, उसमें ईच ब्रांचेस में करंट पूछ रहा है। ठीक है ना, अगर ऐसे सवालों को कर लेंगे तो सवाल बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। दूसरी बात, दूसरा फायदा ये होगा कि जब भी आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा और सवाल बैलेंस ना होगा, अनबैलेंस्ड होगा, तो इस आराम से स्ट्रिक को लगा करके 2 लाइन के अंदर या 4 लाइन के अंदर सवाल को हल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तरीका सीख लेते हैं। कि जब भी इस तरह का हमें डेल्टा मिले, मतलब अनबैलेंस्ड केस में मिलेगा। अच्छा, ये सवाल किसे मिलेगा? अनबैलेंस्ड केस में मिलेगा। तो जब भी हमको अनबैलेंस का सवाल मिले तो इसको हम लोग कैसे अप्लाई करें, पहले अप्लाई करना सीख लें। उसके हम आपको 2 क्वेश्चन लास्ट में बताएंगे। और अगर दोनों क्वेश्चन को आपने सही से देख लिया तो आप यकीन मानिए कि बिल्कुल आपको एक पॉइंट, बिल्कुल क्लियर पॉइंट जो है समझ में आएगा, क्लियरिटी समझ आ जाएगी। जैसे मान लो आपने जो है दिमाग लगाया कि यहाँ पे हमको एक कैपेसिटर, आज हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। और जैसे कैपेसिटर का होगा वैसे रजिस्टर का भी होगा। ठीक है ना, रजिस्टर समझते हैं, रेजिस्टेंस। तो जैसे मान लो यहाँ पे C1 लिखा है, यहाँ पे C2 लिखा है, यहाँ पे C3 लिखा है। ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है इस स्ट्रक्चर में। अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अप्लाई करना ही मेन है। अगर अप्लाई करना सीख गए तब तो बहुत ही आसान प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा होगा ना, यहाँ तक दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, समझिए, यहाँ पे देखो, अब इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे अगर हम बीच में ड्रा करें, समझो ध्यान से, जो डेल्टा स्ट्रक्चर को हम स्टार में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हमारा पर्पस होता है यहाँ पे लाना। ठीक है ना, समझिएगा। अभी हम सवाल को बताएंगे करके कैसे सवालों को हल होगा। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, इसको हमने बाहर बना रखा है, जिसको ये हमने इसको अंदर बना दिया है ना, जिसको हमने बाहर बना दिया, इसको हमने यहाँ पे अंदर सेट कर दिया। अब यहाँ पे C1 C2 C3 कुछ भी है, अब जिस तीनों को हम हटाएंगे, डेल्टा स्ट्रक्चर को रिमूव करेंगे, तो स्टार कैसे आएगा?
इसको कुछ नाम दे दो। मान लेते हैं, चलो इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, C1 C2 हटा ही देते हैं आपको थोड़ी देर के लिए। इसको हटा करके यहाँ हमने 2μf ले लिया, सपोज कर लो ऐसे ही, ये 4 ले लिया, ये 6 ले लिया। अब इन तीनों को एलिमिनेट करना है, हटाना है, और हटा करके हमको यहाँ पे एक C1 मान लो लाना है, एक C2 लाना है, एक C3 लाना है। बाहर बना देते हैं, C1 लाना है, C2 लाना है, C3 लाना है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ऊपर में रेस करेंगे, ऊपर हमको दिखेगा तो नीचे थोड़ा सा, ठीक है, दिखने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे जो C1 C2 C3 बस ये वैल्यू निकालना मेन है, उसके बाद तो सवाल 2 लाइन के अंदर होगा। तो C1 की वैल्यू कैसे आएगी समझिए ध्यान से। इसकी ट्रिक क्या है, जितने भी साइड वाले हैं सबका मल्टीपल करके जोड़ दो और सामने वाले से डिवाइड करा दो। क्या करना है, जितने भी साइड वाले हैं सबको मल्टीपल करा के जोड़ दो और सामने वाले से भाग करा दो, ठीक है। तो बताइए C1, जिस मामले में C1 निकालना है, हमको क्या निकालना है, ये C1 यहाँ भी बना रखा है, वहाँ भी बना रखा है, ठीक है। बस हमको कुछ इरेज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, तो समझ गए होगे ना, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, डेल्टा ये स्टार ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने C1 निकालना है, मेन तरीका सीख लो निकालने के लिए। तो C1 के अगल बगल क्या है, मल्टीपल करो, 2 × 4 लिखा, ठीक है। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख देंगे भी, 2 × 4 लिखा। अगल बगल देखो क्या है, बोलो 4 × 6 लिखा। फिर बोलो इसके अगल बगल क्या है, साइड में क्या है, बोलो 6 × 2 लिखा। अपान में अब C1 के सामने वाला क्या है, 6 है। ये C1 के सामने वाला, ध्यान से समझिएगा, C1 के सामने वाला जो है उसी से डिवाइड कराना है। जो आया C1 निकल आया, ठीक है। ऐसे ही हम C2 कर लेते हैं। C2 मान लो कहाँ गया, ये C2 है ना, C2 के अगल बगल वही रहेगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम रहेगा, ऊपर सेम लिख दें, ऊपर जो रहेगा वही रहेगा, 2 × 4 + 4 × 6, ठीक है। ऊपर सेम ही लिख दो, क्या मतलब उसको देखने से बार बार। और C2 के सामने वाला क्या है, 2 है, उससे डिवाइड करा दिए। अब हल करना तो आता ही होगा ना आप लोगों को। ऐसे मान लो C3 निकालना है, ऊपर वाला सेम लिख देते हैं, उसको क्या बार बार देखें, तो 2 × 4 है +4 × 6 है। आगे बताओ 6 × क्या है, बोलो, थोड़ा जल्दीबाजी में राइटिंग नहीं बन रही, 6 × 2 है, और C3 के सामने वाला 4 है। समझ में आ गया तरीका। दोबारा समझिए, हमने क्या बोला, चैप्टर 2 में जब कैपेसिटेंस के सवाल करेंगे तो उसमें 1-2 सवाल एक बहुत खतरनाक होते हैं, उसको टीचर इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इस बात को पक्का मानिए, नियाज जाके आप लोग क्वेश्चन को पूछ के देखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब अनबैलेंस्ड वाला केस, हमें बता रहे हैं अनबैलेंस कैसे आएगा। जब अनबैलेंस वाला केस आता है तो उसमें अक्सर लोग क्या होता है ना कि अनबैलेंस वाले को बैलेंस नहीं कर पाते हैं और बीच वाला रिमूव नहीं हो पाता है। जब बीच वाला रिमूव नहीं हो पाएगा तो उसमें क्या सवालों को थोड़ा दिक्कत होती है, बहुत लॉन्ग मेथड होता है। तो हमने कहा कि जो ये डेल्टा तरीका जो तुम्हें त्रिभुज जैसा दिख रहा है, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, इसको कुछ ऐसा करो कि इसको जो है ये ट्रायंगल को हटाई दो और इसकी जगह पे ये स्टार लगा लो। इसी को बोलते हैं डेल्टा स्टार मेथड। इसमें मेन प्रॉब्लम C1 C2 C3 निकालने में है। और ऐसे ही सेम सवाल रेजिस्टेंस का भी आता है, आगे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो C1 C2 C3 कैसे निकालेंगे वो दोबारा समझिएगा। सबको साइड वाले को जितने भी साइड में ऊपर मल्टीपल कराना है और जिसको निकालना है उसके सामने वाले से डिवाइड करना है। C1 निकालना है C1 के सामने वाले से, C2 निकालना है C2 के सामने वाले से, C3 निकालना है C3 के सामने वाले से। इतनी बात क्लियर होगी ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो इसके आगे देखो बढ़ते हैं। अब तो हम सवाल को लेके समझते हैं, ये बात सबके समझ में आ गई होगी। जिसको निकालना है उसके सामने वाले से डिवाइड करिएगा और ऊपर जो है जोड़ना किसको है, अगल बगल को सबको मल्टीपल करा के जोड़ देना, ठीक है। अब हम सवाल से एक सवाल लेकर के आपको समझाते हैं और इस तरह के जितने भी सवाल होंगे कैपेसिटेंस के, आज सब पे जाके अप्लाई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, ये सवाल देख के समझ में आ गया होगा कि ये सवाल जैसा रेजिस्टेंस में सवाल आता है ना व्हीट स्टोन ब्रिज का, ठीक है ना। व्हीट स्टोन से तो हिंदी में कहते हैं। और ये वीडियो चाहे हिंदी वाले देखें चाहे इंग्लिश वाले देखें, सबको समझ में आएगा, ठीक है ना, प्रॉपर समझ में आएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं हिंदी में रहे हैं, इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए इस तरह के सवालों में क्या होता है ना कि इसमें अक्सर देखो लोग कन्फ्यूज होते हैं। क्यों कन्फ्यूज, थोड़ा सुन लो कि रीज़न क्या है। मान लो यहाँ पे अगर हम सोचते हैं कि यहाँ पे भाई अगर 2 लिखा होता और यहाँ पे ये 1 लिखा होता, तब तो सवाल बहुत आसान था भाई। इसको P मानते, इसको आप Q मानते, इसको R मानते, इसको S मानते, P/Q = R/S। और हम तो सिंपल बताते हैं PQRS छोड़ो, इधर का रेशियो बराबर इधर का रेशियो, 2/1 बराबर 2/1 बराबर आता और ये बीच वाला कट जाता। ऊपर का हम सीरीज लगा देते, श्रेणी क्रम लगा देते, नीचे का श्रेणी, सवाल 2 लाइन में हल हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या फंस गई ना, प्रॉब्लम आपके सामने ये फंस गई
कि ये सवाल जो है ना, देखो आते ज़्यादा नहीं है, सवाल तो एक ही दो आते हैं भाई, लेकिन एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, मान लो अब यहाँ एक है यहाँ दो है, अब थोड़ा इसको चेक करिए, देखिए अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। हम पी क्यू आर एस थोड़ा झंझट नहीं करते हैं कि हाँ पी क्यू माने यहाँ पे आर एस माने, और थोड़ा मिस्टेक हो जाए कि किसको एग्जाम में भूल जाए किसको क्यू माने किसको क्यू माने तो दिक्कत हो जाए। हमारा सिंपल तरीका है कि इधर का रेशियो बराबर इधर का रेशियो, इधर का अनुपात बराबर इधर का अनुपात, बराबर होगा तो ये संतुलित है बैलेंस्ड है, अगर बराबर नहीं होगा तो अनबैलेंस्ड है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो 1/2 बराबर 2/1, क्या बराबर निकल के आ रहा है? बिल्कुल नहीं। 1/2 डज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड है। और हमारा ये वीडियो का मोटिव इस सवाल को कराने का था कि अनबैलेंस सवालों को हम इतना लंबा तरीके से क्यों करें भाई, हमको तो अब आंसर लाना है, दूसरी बात हमको तो एग्जाम में हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बीच वाला है ना, अब ये नहीं कट सकता है, अब इसमें जो भी आवेश यहाँ से जाएगा वो आवेश यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, इधर भी आवेश जाएगा। हाँ अगर ये बैलेंस होता तो इधर कोई आवेश ना जाता, इधर आराम से इसको हमने कैंसिल कर देते, ऊपर को श्रेणी नीचे को भी श्रेणी करके हल कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सवाल तो देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया ना। अब यहाँ पे जो हमने तरीका आपको सिखाया था स्टार डेल्टा मेथड, उसी को हम तरीके से लगाएंगे। इसको हटा दें, रेस कर दें, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा समझिए, पहले सवालों को अच्छे समझ लेते हैं ताकि अगला सवाल आप खुद से करने में एनेबल हो, सक्षम हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को हमने बताया था कि आपको स्टार डेल्टा से करना है ना। किससे करना है? स्टार डेल्टा से मेथड से करना है। अब देखिए स्टार डेल्टा मेथड बहुत लोगों को समझ में आता है कि बहुत कठिन मेथड होगा, इसका नाम ही स्टार डेल्टा मेथड है। बहुत ही आसान है, वेरी इजी है, ठीक है। समझिए हम कैसे करने जा रहे हैं। क्या बताया था? डेल्टा ऐसे बनता है और इसी को कन्वर्ट कर दो, ऐसे स्टार में कन्वर्ट कर दो, सही है कि नहीं सही है? चलो बताओ, ये डेल्टा दिख रहा है आपको ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है। अच्छा इसमें क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अनबैलेंस्ड है, असंतुलित है, इसको कैंसिल नहीं करना, ठीक है ना। हमने कहा कि हम इसी ट्रायंगल, अब देखो चाहे इधर वाले में लगा दो चाहे इधर वाले में लगा दो, एक ही में लगाना, सब में मत लगा देना, ठीक है ना। तो हमने कहा इधर वाले में जो है हमने इसको ऐसे जो है स्टार में कन्वर्ट कर लिया, ध्यान से देखिएगा ऐसे। अभी थोड़ा इसको हम बड़ा करके अलग से बना देंगे, कन्वर्ट कर लिया। जो ये 3 ठो लगे थे, अब इससे कोई मतलब नहीं, हमको अब इससे मतलब रहेगा, इनसे मतलब रहेगा, इनसे मतलब रहेगा, ठीक है, बस हो गया। कुछ नाम दे देते हैं इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको हमने C1 बोल दिया, इसको हमने C2 बोल दिया, इसको हमने बोलो C3 बोल दिया, समझिएगा। अब जो तरीका आपको हमने सिखाया था वैसे ही करिएगा कि C1 कैसे निकालेंगे, क्या बताया था? C1 हो, C2 हो, C3 हो, सब में तरीका वही है, साइड का गुणा करा के जोड़ दो और जिसको निकालना है उसके सामने वाले से भाग करा दो। चलो जल्दी से बताओ, टाइम कम है। तो 1 × 1, ठीक है ना, 1 × 1 सही है, 1 म्यूएफ, आगे मात्रक में म्यूएफ लगा देंगे, 1 × 1, फिर प्लस में बोलो क्या लिखेंगे, 1 × 2, आगे बताओ 2 × 1, सामने वाला क्या है? C1 के सामने वाला 2 है, लिख दिया। अब इसको हल कर लेंगे। चलिए ऐसे C2 बताइए, ऊपर तो सेम रहेगा ना, ऊपर को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, जैसे लिखा है वैसे रहेगा, सामना अगल बगल का गुणा करा के जोड़ना है और सामने वाले से। अब C2 के सामने कहाँ गया? C2 के सामने भी 1 है, 1 से भाग करा दिया। चलो C3 बताओ, फार्मूला वही रहेगा, ठीक है ना। C3 बताइए, ऊपर का सेम रहेगा, 1 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 1 और अपान में C3 के सामने वाला 1 है, ठीक है। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा हल कर लो। 1 × 1 1 आया, 2 × 2 2, 2 × 2 2 2 4 और 4 अब 1 5 है ना, 5/2 आ गया, सही बात है। चलिए ठीक है, ऊपर तो वही आएगा ना, 5 ही आएगा। 2 × 2 2, यहाँ पे 2 2 2 4 और 4 1 5 5 आ गया, ठीक है, 5 म्यूएफ आ गया। चलो यहाँ बताओ, ऊपर तो वही आएगा, 5 ही आएगा भाई, है ना, बार बार क्या आप इसको हल करें, ठीक है। ये हमने हल कर दिया। अब थोड़ा इसको इरेज कर दें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, साइड हट जाते हैं, ठीक है। अब जो हमने ये साइड में लगा रखा था ना, ये हट गए, ठीक है। अब इनसे में कोई मतलब, इसको हटा दे, इरेज कर दें। ये 1 म्यूएफ वाला, इसका कहानी खत्म। अब इसको इरेज करने जा रहे हैं। अच्छा आप लोग नोट तो कर लिए होंगे, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। ये 1 वाले कहानी खत्म, ठीक है। अभी तक क्या था ना, इस पता नहीं चल पा रहा था कौन श्रेणी है कौन समांतर है। अब देखिए कितना आसानी से पता चलेगा। इसको भी हटा दो, इरेज कर दो, इसको भी इरेज कर दो, ठीक, इरेज कर दिया। अब बताइए C1 C2 C3 हमने निकाल लिया, इसमें लाके रख के थोड़ा देखो, खुल जा भैया, टाइम कम है। तो C1 की वैल्यू कितना है बोलो?
कितना निकाले हैं, 5/2 निकाले हैं। चलिए ठीक है, निकल गया, अच्छी बात है। C2 की वैल्यू बताओ कितना फाइंड किया हमने, बोलो 5। ये बेस्ट तरीका है सीखने का, ठीक है। और इसको कई सवाल अप्लाई भी करेंगे। C3 बोलो कितना है, 5। अब ध्यान से देखो, जो सवाल है बीच में लगा था, जिसको हम ना श्रेणी कर रहे थे ना समांतर कर पा रहे थे, कितना आसान हो गया। इन दोनों को क्या करेंगे बोलो, श्रेणी। इन दोनों को क्या करेंगे बोलो, श्रेणी। जितना भी आएगा दोनों के साथ समांतर, और उसके बाद लास्ट में श्रेणी, ठीक है। अच्छा, श्रेणी समांतर थोड़ा हम बता दें, जिसको नहीं आ रहा थोड़ा सा बेसिक समझ लो, ठीक है, जिसको थ्योरी नहीं पढ़ा है। जो रजिस्टर में फार्मूला होता है, प्रतिरोध में फार्मूला होता है, उसका जस्ट अपोजिट फार्मूला होता है किसमें, संधारित्र में, ठीक है। यहाँ पे जो श्रेणी का फार्मूला है उल्टा है, ठीक है। 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अगर दो को लेंगे तो इसको थोड़ा हल करेंगे तो शॉर्टकट में ऐसा लासा लेंगे तो आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। नहीं समझ में आया, लासा लोगे ना, C1 C2 ऊपर नीचे लासा आएगा, इसको पलटेंगे तो सीधा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो पैरेलल का फार्मूला होता है वो सीधा होता है ना। पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम वाला फार्मूला सीधा होता है। तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लिख देते हैं कि यहाँ पे जो फार्मूला हमारा है ये सीरीज का है, श्रेणी क्रम का फार्मूला है, सीरीज का है, ये इंग्लिश में लिख दें, सीरीज का है। और ये फार्मूला किसका बोलो, पैरेलल का है, ठीक है ना। किसका है, ये पैरेलल फार्मूला है, ये दोनों सीरीज के हैं, ठीक है। ये हमारा हल हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो कितना आसान है। अब इसके बाद जो है बस इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे ना हल करते तो बताओ कितना टाइम लगता, उसमें दुनिया भर का आवेश सोचो, ये सोचो, फिर ठीक किरचॉफ का नियम लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, पता नहीं क्या क्या। तो बताओ जल्दी से इसको हल करो, क्या लिखेंगे, 5/2 μF, ठीक है। थोड़ा हल कर देते हैं हम। और ऊपर क्या लिखा है बोलो, 2 μF। किस में बोलो, श्रेणी क्रम में ना, क्योंकि दोनों में आवेश समान जाएगा। या ऐसे समझ लो कि दोनों एक लाइन में है तो दोनों को श्रेणी क्रम में लिखते हैं, ठीक है। श्रेणी का फार्मूला चाहे बटे में लगाओ चाहे डायरेक्ट लगा दो। तो बोलो डायरेक्ट क्या लिखा है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। चलो बताइए, 5/2 गुणे में 2, नीचे बताओ 5/2 प्लस में 2, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 5। तो डायरेक्ट कर दे, 2 दूनी 4 और 5 4 9, है ना, 9/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो बोलो कितना आ गया, 5 दूनी 10/9 निकल आया ऊपर वाले का। ऊपर वाले का मतलब इसका निकल आया। अब नीचे वाला बताओ, यहाँ तक दिख रहा होगा वैसे, ठीक है। तो 5 μF और नीचे क्या लिखा बोलो, ऐसे न्यूमेरिकल करते रहेंगे, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट करिए श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला तो वही जो ऊपर लिखा है हमने, यहाँ तक दिख जाएगा, ठीक है। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। चलो बताओ जल्दी से, 5 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1 है, नीचे 5 1 मिल के 6, 7 तो नहीं होता, तो 5/6, ठीक है। ये हमारा आ गया। ये दोनों हल कर दिया, ऊपर का भी हल कर दिया, नीचे का भी हल कर दिया, इरेज कर दे, नोट कर लिया सभी ने अच्छे से। अब इसको हटा रहे हैं, ठीक है। याद रखिए कितना आया, 10/9 नीचे का आया, ऊपर का आया सॉरी, और नीचे कितना आया, 5/6 आया, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, 10/9 और 5/6। तो ऊपर वाले का 10/9 दोनों का मिला के आ गया, और नीचे का 5/6। तो यहाँ फिर से लिखते हैं, थोड़ा भूल ना जाए हम, 10/9 μF और 5/6 μF, ठीक है, सही बात है। अच्छा, दोनों अलग लाइन में है, दोनों में आवेश ऊपर अलग जाएगा नीचे अलग जाएगा, तो किस में लिखेंगे बोलो, समांतर क्रम में लिखेंगे। समांतर क्रम का फार्मूला यहाँ सीधा होता है, तो C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू बोलो 10/9 प्लस 5/6। लासा जल्दी बताओ, 18 होगा, एलसीएम होगा, 9 2 जा 9 दूनी 18, 2 10 जा कितना हो जाएगा 20, 6 3 जा 5 3 जा 15 हो गया। तो बोलो कितना आ गया, 35/18। ये हमारा चारों का मिला के हो गया। अब जो ये चारों, इसको हटा रहे हैं, जो ये चारों मिल गए, देखना शुरुआत में कितना कठिन डायग्राम दिख रहा था। अब शुरुआत से आप लोग नोट करिएगा, अच्छा, आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे बस एक ठो बचा, कितना बचा बोलो, ये 35/18 μF, ठीक है। अब इसको हम हटा रहे हैं। अब इसके साथ इसको हम क्या कर देंगे, दोनों एक लाइन में है, श्रेणी क्रम लगा देंगे। तो डायरेक्ट लिख दें, श्रेणी क्रम का फार्मूला वो लिखा है तुम्हारे सामने, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। जल्दी बोलो कितना मिला, 35/18। आगे बताइए 5, 35/18 प्लस में 5। इसके बाद थोड़ा इसको एलसीएम लेके हल कर लो, आंसर आ जाए। तो बताइए 35 इंटू 5 अपॉन 18, 18 5 जा 18 पंचे 90, है ना। तो 35 प्लस 90 अपॉन 18, ये 18 अंदर का अंदर गुणा होगा, बाहर का बाहर होगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं, 18 से 18 कट जाएगा।
तो कितना आ गया बोलो, 35 × 5 अपान में जोड़ो कितना आएगा 5, 9, 3, 12, सही है। काटो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, तो 5 7 ज़ा 5 7 35, 5 5 ज़ा, जाके आंसर मिला लेना, इतना ही आया होगा 1.4 मीटर। तो कितना आसान है। फिर से बता रहे हैं, जब भी असंतुलित अनबैलेंस्ड कैपेसिटेंस का सवाल मिले तो जो हमने ट्रिक बताया उसी को फॉलो करिएगा कि जहाँ ट्रायंगल दिखे, हाँ अनबैलेंस वाले में, बैलेंस तो ऐसे ही कट जाएगा ना, बैलेंस तो भाई अगर आप अगल बगल का अनुपात बराबर होगा तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे अनबैलेंस दिखे तो आपको क्या बताया कि ऐसे स्ट्रक्चर दिखे, है ना, तो उसको किस में कन्वर्ट कर लो, इस तरह से कन्वर्ट कर लो। कुछ नहीं करना है, अगल बगल गुणा करा के ऊपर जोड़ देना है और सामने वाले से डिवाइड करा देना है, क्लियर है। उसके बाद इसको हटा के ऐसे बना लो और जैसे बना तो तुम्हें दिख जाएगा श्रेणी कैसा है, समांतर कैसा है, और उसके बाद दिख जाएगा, ठीक है। आज हमने अभी आपको कैपेसिटेंस का करवा दिया, अभी हम ठीक है कुछ देर के बाद जो है रेजिस्टेंस करवा देंगे। तो ऐसे ही ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करिए। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे ठीक है हमारे स्कूल में जो पढ़ रहे थे, जैसे URS के बच्चे हो गए या फिर और कोई स्कूल के बच्चे हो गए, ठीक है, उन सबको वाकई मतलब बता दीजिए कि अशफाक सर पढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही जितने भी डाउट वाले सवाल होंगे सारे हम सवालों को A to Z जो है डिस्कस कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप लोग जो है अच्छे से जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।